नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं कोर्ट्स दिस वीक। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन के लिए आधार कार्ड को 12वें पहचान दस्तावेज के रूप में मान्यता देने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने स्पष्ट किया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि ये पहचान के उद्देश्य से स्वीकार किया जाएगा। चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह आधार को स्वीकार करने के साथ साथ इसकी प्रामाणिकता की जांच भी करे और नागरिकता के लिए अलग से सत्यापन करे। कोर्ट के निर्देश पर आइए नजर डालते हैं। आधार पहचान के उद्देश्य से स्वीकार किया जाएगा, नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं। चुनाव आयोग का निर्देश। चुनाव आयोग को आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने और इसकी प्रामाणिकता की जांच करने का निर्देश दिया गया है। नागरिकता का सत्यापन। नागरिकता के लिए अलग से सत्यापन किया जाएगा, आधार इसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस निर्णय से बिहार में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में आधार कार्ड का उपयोग पहचान के उद्देश्य से किया जा सकेगा। आइए जानते हैं कि सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ। आरजेडी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आधार को एसआईआर पहचान के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि आधार को डिजिटल रूप से अपलोड किया जा सकता है, नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा रहा है। जस्टिस बागची ने पूछा कि केवल 11 दस्तावेजों का ही जिक्र क्यों है, जबकि पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र के अलावा कोई भी नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पास पेंडिंग बिल पर फैसला लेने की समय सीमा तय करने के मामले पर राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सीजेआई जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीसी नरसिम्हा और जस्टिस चंद्रूकर की बेंच ने सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास पेंडिंग बिल पर फैसला लेने की समय सीमा तय कर सकता है। इस विषय से जुड़े 14 सवालों पर राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों ने इस रेफरेंस के विरोध में दलील रखी है, जबकि केंद्र सरकार ने संविधान में इस व्यवस्था के हर अंग के लिए शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख करते हुए कहा है कि संविधान के मुताबिक कोई सुप्रीम नहीं है। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार कार्यपालिका के दायरे में आते हैं। संविधान ने उनके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की तो कोर्ट उसमें दखल देकर अपनी ओर से समय सीमा तय नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध केवल दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने जोर देकर कहा है कि भारत के सभी नागरिक स्वच्छ हवा के समान रूप से हकदार हैं और प्रदूषण मुक्त हवा को केवल राजधानी क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा, यदि एनसीआर में रहने वाले नागरिक प्रदूषण मुक्त हवा के हकदार हैं तो अन्य शहरों के लोग क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए कि यह राजधानी शहर है या सुप्रीम कोर्ट इस क्षेत्र में स्थित है, इसका मतलब यह नहीं कि केवल वे ही प्रदूषण मुक्त हवा प्राप्त करेंगे। पटाखा व्यापारियों के वकील ने कहा है कि पूर्ण प्रतिबंध से 5 लाख परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। उन्होंने कहा, हमें कुछ तरीका निकालना होगा।
मैं समझता हूं कि अक्टूबर से फरवरी तक प्रदूषण की चिंता है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को सूचित किया कि ग्रीन पटाखों के मुद्दे पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा परामर्श के साथ विचार किया जा रहा है। कोर्ट ने अधिकारियों को मौजूदा लाइसेंस के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति के रूप में प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ प्रोफेसर मुजफ्फर उरूज रब्बानी और प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रोफेसर खातून की नियुक्ति को बरकरार रखा गया। इससे पहले चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने प्रोफेसर खातून के पति तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज की कार्यकारी परिषद की बैठक में उपस्थिति पर मौखिक रूप से सवाल उठाया था, जिसमें पैनल के लिए उनका नाम चुना गया था। बाद में जस्टिस विनोद चंद्रन द्वारा सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद यह मामला वर्तमान पीठ को सौंप दिया गया। उन्होंने यह कहते हुए सुनवाई से खुद को अलग कर लिया कि उन्होंने प्रोफेसर मुस्तफ़ा को CNLU का कुलपति नियुक्त किया था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र को जस्टिस चंद्रन द्वारा मामले की सुनवाई करने पर कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी जज ने खुद को अलग करने का फैसला किया और कहा कि क्योंकि मामला चयन में कथित पक्षपात से संबंधित है, इसलिए यह उचित है कि वह भी एक याचिकाकर्ता के साथ अपने पेशेवर संबंधों के कारण सुनवाई से अलग हो जाए। चुनौती का मुख्य आधार यह था कि प्रोफेसर खातून की नियुक्ति को गलत ठहराया गया, क्योंकि उनके पति ने कार्यकारी परिषद और यूनिवर्सिटी न्यायालय की बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें उनका नाम कुलाध्यक्ष को भेजे जाने वाले पैनल में शामिल था। सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्वामी रामदेव के खिलाफ दर्ज FIR में जांच बंद कर दी है। यह FIR कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के संबंध में दर्ज की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और बताया कि अब केवल बिहार में एक FIR लंबित है। स्वामी रामदेव के वकील सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने अनुरोध किया कि बयान को आदेश में दर्ज किया जाए, हालांकि पीठ ने ऐसा नहीं किया और कहा कि रामदेव की FIR को एकत्र करने की प्रार्थना अप्रासंगिक नहीं है, क्योंकि केवल एक FIR बिहार में लंबित है। दवे ने आशंका जताई कि यदि शिकायतकर्ता विरोध याचिका दायर करता है तो कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है, इसलिए मामले का निपटारा करने से पहले बिहार FIR की स्थिति का पता लगाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में स्वामी रामदेव के बयान ने विवाद को जन्म दिया था। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ बयान दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि लाखों लोगों की मौत इन दवाओं के सेवन से हुई है। बाद में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी रामदेव को उनके आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की आलोचना करने वाले बयानों के उसके लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने भारतीय चिकित्सा संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि रामदेव के बयान से लोगों में भ्रम फैल सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी रामदेव को एलोपैथी के बारे में भ्रामक दावे करने से रोकने का निर्देश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की पर्सनैलिटी राइट अधिकारों की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर
सुनवाई के बाद यह बात हुई कि मामले में प्रत्येक प्रतिवादी के लिए अंतरिम आदेश जारी किया जाएगा। मामले पर सुनवाई के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन की ओर से पेश वकील संदीप सेठ ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत पहचान का अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनकी मॉफ्ड और एआई जनरेटेड तस्वीरों का इस्तेमाल कर प्रचार प्रसार हो रहा है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऐश्वर्या राय की तस्वीरें, उनके तस्वीर वाली वॉलपेपर और टी शर्ट आदि को उनकी अनुमति के बिना उपयोग कर बेचा जा रहा है, जबकि इसके लिए उनसे कोई अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि उनका नाम और उसकी तस्वीर का सेक्सुअल कंटेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हाईकोर्ट ने गूगल से कहा कि ऐश्वर्या की तरफ से अर्जी में दिए गए 151 URL कंटेंट को शाम तक हटाएं। इसके अलावा हाईकोर्ट इस मामले में अन्य प्रतिवादियों पर भी अंतरिम आदेश जारी करेगा। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले साल 15 जनवरी के लिए तय करी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति या CEC को गोवा के महादेई वन्यजीव अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने के मुद्दे की जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने गोवा सरकार को भी निर्देश दिया कि जब तक मामला फिर से सुना नहीं जाता, तब तक क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखें। CEC इस मुद्दे की जांच करेगी और 6 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। गोवा सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह उन क्षेत्रों में यथास्थिति बनाए रखे जिन्हें हाईकोर्ट ने बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले गोवा सरकार को महादेई वन्यजीव अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों को 3 महीने के भीतर बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। यह मामला 12 नवंबर 2025 को फिर से सुना जाएगा, जब CEC अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और पार्टियां अपने जवाब दाखिल करेगी। गोवा फाउंडेशन ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें महादेई अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की मांग थी, जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिशों का हवाला दिया गया था। गोवा सरकार ने इसका विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि इससे विकास परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा और बाघ अभयारण्य के पास रहने वालों पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आरक्षित वर्ग के वे उम्मीदवार जो आरक्षण श्रेणी में आयु छूट लेकर आवेदन करते हैं, उन्हें बाद में अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों में चयन के लिए नहीं माना जा सकता, अगर भर्ती नियम ऐसे स्थानांतरण को स्पष्ट रूप से रोकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की खंडपीठ ने यह मामला सुना, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कांस्टेबल भर्ती से जुड़ा था। इसमें आयु सीमा 18 से 23 वर्ष तय थी और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी गई थी। प्रतिवादियों ने ओबीसी उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया और इस छूट का लाभ लिया। हालांकि उन्होंने सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन ओबीसी वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से कम होने के कारण चयनित नहीं हो सके। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और कहा कि उन्हें मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग की सीटों पर विचार किया जाना चाहिए। इस फैसले के खिलाफ भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पर गलत तरीके से भरोसा किया। उस मामले में उत्तर प्रदेश के विशेष कानूनी प्रावधान लागू थे जो ऐसे स्थानांतरण की अनुमति देते थे, जबकि वर्तमान मामले में कार्यालय ज्ञापन स्पष्ट रूप से कहता है कि छूट लेने वाले उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग की सीटों पर नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का भी हवाला दिया और स्पष्ट किया कि उम्मीदवार केवल तभी सामान्य वर्ग की सीटों पर स्थानांतरित हो सकते हैं
जब उन्होंने कोई विशेष रियायत न ली हो और भारतीय नियमों में इस पर कोई रोक न हो। चूंकि वर्तमान मामले में स्थानांतरण पर स्पष्ट रोक थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया और प्रतिवादियों को सामान्य सीटों पर स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार अपील को मंजूरी दी गई। मालेगांव विस्फोट मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अपील दायर की है, जिसमें पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित 7 आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई है। यह विस्फोट 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल। मालेगांव में एक चौक पर हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी, 100 लोग घायल हुए थे। 31 जुलाई 2025 को विशेष अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। कहा गया था कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया। पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने अब बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की है। आरोप लगाया गया है कि विशेष अदालत ने अपने फैसले में कई त्रुटियां की हैं। आरोपियों को बरी करना कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया और आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने अब अपील में आरोप लगाया है कि विशेष अदालत ने अपने फैसले में कई त्रुटियां की है और आरोपियों को बरी करना कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। और कोर्ट्स दिस वीक में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।